नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी अगम्य लेकर। ये कहानी मैंने 4 दिसंबर 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी अगम्य। उसे लगा वह आज फिर लेट हो जाएगा। उतावली आंखों से उसने घड़ी की ओर देखा। 9 बजा जाते थे। कल भी देरी से पहुंचने के कारण बॉस ने उसे तीखी नजरों से देखा था। शायद वह डांट देता तो असर इतना न होता। मौन संवाद जाने क्यों इतने प्रभावी होते हैं। बॉस से वह डरता था। अभी प्रोविशन पर था। 6 माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। उम्र के 23 वर्ष भी अभी पूरे होने थे। वैसे तो यह उम्र एक भरे पूरे जवान आदमी की होती है, पर उसका चेहरा, विशेषकर वह जब बोलता या मुस्कुराता, एक बालोचित अबोधता से भर जाता। अभी वह इतना परिपक्व नहीं हुआ था, पर हां, शादी के बाद उसके व्यवहार में कुछ गंभीरता अवश्य आई थी। हालांकि उसका सहज अक्खड़ स्वभाव अब भी बरकरार था। उसे कभी कभी गुस्सा भी आता, पर थोड़ी देर बाद वह शांत भी हो जाता। उसका इकहरा बदन, ढीले कपड़े, पतला लंबोतरा चेहरा, बड़ी बड़ी गहरी दार्शनिक आंखें, सर पर शैम्पू से धोए काले लहराते बाल एवं उन्नत ललाट उसके गुस्से को ज्यादा देर टिकने नहीं देते। गुस्सा उसके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं लगता। उसके हल्के शरीर पर क्रोध का भार अधिक देर नहीं ठहर पाता था। उसके दोस्तों ने उसे खूब से समझा दिया था, बीवी को अंगूठे के नीचे रखना, वरना जीवन भर आगे पीछे डोलेगा। वह भी यारों का यार था। दोस्तों की बात उसने गांठ बांध ली। वह पढ़ा लिखा था, पर अभी उसका विवेक इतना जागृत नहीं हुआ था कि आगा पीछा सोच सके। पहले उसने कभी अपने व्यवहार में कठोरता नहीं दिखाई थी, पर शादी के बाद उसका व्यवहार अखरोट जैसा हो गया, यानी ऊपर से कठोर एवं भीतर से कोमल। उसे फिर लगा देरी ना हो जाए। बॉस की घूरती आंखें याद आते ही वह चिड़चिड़ा गया। बाथरूम जाने से पहले उसने बीवी पर हुक्म चलाना प्रारंभ किया, मैं आऊं उससे पहले जूते पॉलिश कर देना। कितनी बार कहा रात को ही कर दिया करो, पर तुम सुनती कहां हो। और हां, कपड़े डबल बेड पर रख देना, साथ में पर्स, रुमाल, कंघा एवं स्कूटर की चाबी भी। मैं तैयार हूं जब तक ब्रेकफास्ट भी तैयार कर देना। डबल आमलेट और एक गिलास दूध। एक सादा पराठा भी बना देना। उसने आदेशों का अंबार लगा दिया। कुछ हल्का महसूस किया एवं बाथरूम में घुस गया। नहाने के पहले एक आध गाना वह जरूर गाता। अक्सर बाल्टी को ढोलक बना लेता। उसने राग अलापना शुरू किया। एक गाना पूरा किया, मग से पानी सर पे डाल ही रहा था कि उसे लगा पानी बहुत ठंडा है। मार्च का महीना आधा बीता था। ठंड अभी गई नहीं थी। वह हल्का सा सिहर उठा। उसने एक गाना और गाया। गाते गाते उसे फिर बॉस की तीखी नजरों का स्मरण हो आया। उसने सारे साहस को इकट्ठा किया एवं पलक झपकते सारी बाल्टी एक श्वास में सर पर उड़ेल दी। हाथों से बदन को रगड़ा एवं उठ खड़ा हुआ। छांटा लागा नीर का, पाप गया शरीर का। उसे याद आया, अरे टॉवल तो वो बाहर ही भूल आया। उसने आधा दरवाजा खोला और आवाज लगाने ही वाला था कि देखकर हैरान रह गया। कविता बाहर टॉवल लिए खड़ी थी। उसके होठों पर एक अजीब सी रहस्य भरी मुस्कान थी।
मानो कह रही हो, तुम्हारी आत्मा को मुझसे अधिक कौन जान सकता है। वह उस मुस्कुराहट का अर्थ ठीक से नहीं समझ सका, झेप कर सर खुजाने लगा। टवल लेते हुए उसने पत्नी की कलाइयों पर पहनी लाल चूड़ियों को देखा। ओह, वह कितनी गोरी कलाइयां थी। उसके हाथ कितने कोमल एवं अंगुलियां कितनी सुंदर थी। पतली पतली लंबी अंगुलियां, अंगुलियों के आगे नखों पर लगी हल्की गुलाबी नेल पॉलिश। उसने एक बार फिर ऊपर से नीचे तक उसे देखा। सचमुच वह बहुत भाग्यशाली था। कविता नक्शिक खूबसूरत थी, कितनी कमसिन, कितनी आज्ञाकारिणी, जैसे कोई सहमी हुई हिरनी हो। उसने अपने आप पर असहज नियंत्रण किया। बाथरूम बंद करते समय उसने मन ही मन सोचा, औरत पर रौब रखना जरूरी है। सरचड़ी औरतें घर खा जाती हैं। उसे दोस्तों की सीख फिर याद आई। शादी के पहले सारे कार्य वो खुद करता था, इसी घर में अकेला रहता था, पर ब्याह होने के बाद हर काम में उसके अधीन हो गया। उसे हुक्म चलाने में आनंद आता था, कविता को हुक्म मानने में। पुरुष आकाश तत्व एवं धरती पुरुष आकाश तत्व एवं स्त्री धरती तत्व से परिपूर्ण होती है। इसी कारण पुरुष की महत्वाकांक्षा एवं स्वाभिमान आकाश छूना चाहता है, जबकि स्त्री सहिष्णुता की पराकाष्ठा को छूकर ही सर्वांश में स्त्री बनती है। दोनों का आकर्षण उनके व्यक्तित्व के परम विरोधाभास पर टिका है। पुरुष का आकाश तत्व जब अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करता है, वह अभिमानी बन जाता है। स्त्री का धरती तत्व अतिक्रमण करता है तो वह हठी बन जाती है। कविता मात्र 22 वर्ष की थी, उससे कम शिक्षित थी, पर उससे कहीं अधिक व्यवहार पटु थी। वह एमकॉम था एवं कविता मात्र सीनियर सेकेंडरी, पर वह अच्छी तरह जानती थी पुरुष को कैसे बांध कर रखा जाता है। दरअसल कई बार उसके बचपने एवं बेवकूफ़ी पर उसे प्यार आता, तो कई बार दया भी आती थी। वो कई बार उसे बेमतलब डांट देता, ताने भी देता, कई बार बंदर घुड़की पिलाता, पर अंत में हर बार खींच उठता था। पत्नी की सहज मुस्कान उसे मजाक उड़ाती हुई सी लगती। वह हैरान होकर सोचता, भगवान ने औरत को न जाने किस मिट्टी से बनाया है। अब वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। तुरंत कपड़े पहने। शर्ट पहनते हुए उसे पता चला कि सबसे ऊपर का बटन गायब है। उसे गुड़गुड़ करने का एक और मौका मिल गया। कम से कम शर्ट के बटन तो देख लिया करो, वह चिल्लाकर बोला। कविता ने चुपचाप सुनाए में आकर बटन ठांकने लगी। पत्नी की सहिष्णुता, उसकी वाचालता एवं उदंडता को ऐसी शिकस्त देती जैसे कोई मजा हुआ कुश्तीबाज किसी बड़बोले पहलवान को भरे अखाड़े में पटखनी देता है। वह खिसिया कर रह जाता। उसका अहंकार उसे फिर उदंड बनाता। पत्नी का धैर्य हर बार एक मूक शिकस्त देता। बटन ढांकते हुए उसकी नाजुक उंगलियां उसकी छाती से छूने लगी। वो एक अजीब से रोमांच में भर गया। उसका क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। वह निर्लिप्त अपना काम किए जा रही थी। उसके घने काले बाल मेघों की तरह उड़ रहे थे। क्षण भर के लिए वह चातक बन गया। जी मैं आया इसे सीने से लगा लूं। वो थोड़ा करीब आया तो छाती में सुई चुभ गई। उसने उसे फिर लताड़ा। देखकर काम नहीं कर सकती क्या? क्या बटन टाकना भी घर वालों ने नहीं सिखाया? थोड़े दिन पीहर जाकर मम्मी से काम सीख कर आओ। उसे फिर दोस्तों की हिदायत याद आई। कविता अब भी चुप रही। वह और खींच गया। उसने घड़ी की ओर देखा। 9:45 बजे थे। अब कहने सुनने का समय नहीं बचा था। फिर भी उसने जाते जाते एक तीर डाल ही दिया।
तुम्हारी वजह से रोज लेट हो जाता हूं। पहले हमेशा समय पे पहुंचता था। उसे पूरा विश्वास था वह इस बार भी चुप रहेगी, पर इस बार उल्टा हुआ। तो मैं कुछ रोज पीहर चली जाती हूँ। पापा का कल ही 2 बार फोन आया है। मेरे जाने से आपकी परेशानियां भी कम हो जाएगी। जब देखो डांटते रहते हो, मैं क्या पशु हूं? वह धमक कर बोली। उसके धैर्य का बांध अब रिसने लगा था। वह अंदर तक सिहर उठा, पर मुंह पर कृत्रिम रौब बनाते हुए बोला, कब जाना है? मैं कोई तुम्हारे भरोसे बैठा हूं? जब आप छोड़कर आ जाएं। मुझे वहां जाने का समय नहीं है। मेरे पास एक भी छुट्टी नहीं है। सारी दुनिया की औरतें अकेले जाती हैं। तुम कोई 3 लोग सी नारी नहीं हो। उसे मालूम था वह झूठ बोल रहा है। बात यहीं रुक गई। घर में कुछ पल के लिए निस्तब्धता छा गई। उसने कपड़े पहने, तब तक नाश्ता टेबल पर लगा था। उसने आनन फानन नाश्ता किया, जूते पहने एवं अपना ब्रीफ केस संभाला। गेट पर जाने से पहले कविता ने उसे टिफिन दिया। काम की आपाधापी में उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। इन श्रमकणों एवं रसवाई ने उसके रूप को और निखार दिया। उसने सोचा, आज अवकाश लेकर घंटों रूठी रानी को मनाऊं। रूठी हुई औरतें कितनी कमसिन लगती हैं। गुलाबी मोहब्बत के ये दिन न जाने फिर कब आए। फिर उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी। उसने तुरंत ऑफिस की राह ली। रात वो न जाने फिर किस बात पे अड़ गया। अमचूर की तरह अकड़कर पलंग पर लेटा रहा। कविता चुपके से उसके पास आई एवं उसकी छाती पर सर रखकर लेट गई। उसके मदमस्त रूप एवं गधराए बदन ने उसे बेसुध कर दिया। तुम नहीं चलोगे तो मैं भी वहां नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर आना एवं मुझे लेने के लिए भी आना, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। कविता ने उसके बालों में अंगुलियां घुमाते हुए कहा, अच्छा देखूंगा। समय देखकर उसने अपनी अकड़ को कम किया। पत्नी की चमकती आंखें, नशीली चितवन एवं दमकते कपोलों ने उसकी रोमांचित देह में तुरीय तत्व जगा दिया। प्रेम सूर्य के उदय होने से उदंड अंधेरा कैसे भाग खड़ा होता है। उसने उसे कठोर आलिंगन पाश में समेट लिया। उफ, उस आलिंगन में कैसा अथाह सुख था। प्रेम अप्लावित होकर विदे हो गया। सुबह वह अपनी बात से फिर मुकर गया। अव्वल तो उसे भेजना नहीं चाहता था, पर यह बताकर वह अपना कद भी कम नहीं करना चाहता था। उसका दिल तो मोम की तरह था, जो जल्दी पिघलता एवं जल्दी ही कठोर भी हो जाता। दूसरे, उसे दोस्तों की हिदायत याद थी, औरत जो कहे उसका उल्टा करो, तभी सारी उम्र गुलामी करेगी। कविता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने आज रात अकेले ही जाने का मानस बना लिया। कांपते होठों से उष्ण आवेश में शब्द फूट पड़े, अब कभी वापस नहीं आऊंगी। बात बात पे टोकते रहते हो। मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूं? इतना भी नहीं समझते वहां अकेले जाने पर कितनी तौहीन होगी। वह फिर भी नहीं माना। रात उसे ट्रेन पर अकेला ही छोड़ आया। वह जानता था स्त्री को अपने पति को डांटने का कोई अधिकार नहीं है। उस रात वह देर तक करवट बदलता रहा। आज उसे पहली बार लगा, शादी के बाद अकेले रहना कितना कठिन है। डबल बेड पर रखे कभी एक तकिए को बगल में दबाता तो कभी दूसरे को। तमाम प्रयासों के बावजूद उसे नींद नहीं आई। झुंझला कर वह बाहर आ गया। एक गहरी उच्छ्वास लेकर उसने आसमान की ओर देखा। आसमान में छोटी छोटी सफेद बदलियां यत्र तत्र बिखरी थी।
निशिनाथ इन्हीं बदलियों से लुका छुपी कर रहे थे। कभी बदलियां उन्हें अपने आगोश में ले लेती, कभी वे उनके आलिंगन को छुड़ाकर भागते नजर आते। वह इस दृश्य को और अधिक न देख सका। उसे लगा चंद्रमा उसका मखौल उड़ा रहा है। अंदर आकर अनमना सा वह फिर पलंग पर लेट गया। न जाने उसे कब नींद लग गई। 2-4 रोज में उसकी सारी फूंक निकल गई। घर के काम करना तो जैसे वह भूल गया था। कभी दूध उफन जाता, कभी गैस खुली रह जाती, कभी तवे पर रोटी सेकते हाथ जल जाता। कपड़े धोते समय वह सोटा जोर जोर से चलाकर अपना गुस्सा निकालता। काम करते करते ऐसी चिड़चिड़ मचती कि कई बार गाली निकल जाती। हरामजादी प्राण पी गई। औरत के साथ रहना भी मुश्किल, उसके बिना रहना भी मुश्किल। आंतें गले में आ गई। अब उसे लगा उसने खामखा मुसीबत मोल ली। दोस्तों पर भी उसे बहुत गुस्सा आया। हरामजादे छड़े बिना मतलब उकसाते रहते हैं। अब वही मित्र उसे जानी दुश्मन लगने लगे। उसका बस चलता तो वह एक एक पर डंडे बरसाता। वासंती बयार की तरह कविता की यादें उसे छेड़ने लगी। वह कितनी महान, कितनी ऊंची है, उसका हृदय कितना विशाल है। मैं कुछ भी बोल देता, पर उसने कभी प्रतिकार नहीं किया। कमल की भांति हर समय खिली रहती थी, जैसे स्फूर्ति एवं उल्लास का सोता हो। कितनी कृतज्ञ, कितनी सरल। मैं अकहानी बड़बड़ कर दिल की गर्मी निकालता रहता था। आज ट्रंक कॉल की लंबी घंटी बजी तो उसने उड़कर रिसीवर उठाया। उधर से कविता बोल रही थी। कैसे हो? सभी आपको बुला रहे हैं, सभी तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जरूर आना, तुम्हें मेरी कसम है। वह फिर भी नहीं माना। उसे लगा अब जाने से उसकी नाक कट जाएगी। वह जरूर कहेगी, आखिर हार कर आना पड़ा ना। पर फिर कई दिनों ऐठी ऐठी फिरेगी। वह जब्त कर गया। 3 दिन बाद फिर कविता का फोन आया। आज वह बहुत प्रफुल्लित थी। उसकी आवाज में खनक थी। कह रही थी, कल मैंने सुरेश के साथ बहुत परचेजिंग की। कितना मस्त लड़का है, हंसा हंसा कर लौटपौट कर दिया। हमने पानी पकौड़े भी लिए, रात होटल में पिज्जा भी खाया। क्या शानदार आदमी है। कौन है ये सुरेश? उसे लगा उसके पैरों के नीचे से किसी ने जाजम खींच ली है। यहीं हमारे पड़ोस में रहता है, बहुत कोऑपरेटिव है। आज फिर हम परचेजिंग करने जाएंगे, मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। उसने गुस्से में रिसीवर नीचे रख दिया। क्रोध के मारे अंग अंग कांप रहा था। इस कबूतरी में बिल्कुल अकल नहीं है। 4 दिन पंजे से क्या निकल गई, बहकी बहकी फिर रही है। इतना भी नहीं जानती आदमी पहले मीठा बोलते हैं, खूब काम करते हैं और अंततः बहेलिए की तरह चिड़ियां फांस लेते हैं। वह बेचैन हो उठा। लगा जैसे किसी कांटे की झाड़ी में उलझ गया हो। कविता का लावण्य, चंचलता एवं चपलता उसे और भयभीत करने लगी। कलेजे पर सांप लौटने लगे। न जाने वह कौन हरामजादा सुरेश है। काश मैं उसके साथ चला जाता। उसे लगा वो उड़कर कविता के पास पहुंच जाए। प्रेम के साथ ही मन में ईर्ष्या भी अपना डेरा बना लेती है। रात स्वप्न में उसने कविता को दूर धुंधलके में एक व्यक्ति के साथ देखा। उसे लगा जैसे कोई उसके मर्मस्थल पर नमक छिड़क रहा हो। वह हड़बड़ा कर उठा। फिर सारी रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचने लगा, स्त्री कैसी गिरह है, कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध। विधाता भी उसकी गति को नहीं जान सकते। उस रात वह अटैची लेकर
रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। धन्यवाद। यही थी कहानी।